मॉर्निंग जी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे ना, जिसमें से हमने एक नोबल गैस की एक्सेप्शन खत्म कर दी थी। अगली एक्सेप्शन लिखो। इसमें थोड़ा हेलोजन्स की मैंने वर्बली बताई थी, आई थिंक हेलोजन की लिखवाया कुछ नहीं था। अच्छा लिखवा भी दिया, क्या लिखवाया था? अच्छा अपनी लैंग्वेज में लिखवा दिया था, चलो लिखो आगे। अगली एक्सेप्शन लिखो। फॉर ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, 17 के बारे में मैं लिखवा चुका हूं वैसे ऑलरेडी आपको। फॉर ग्रुप 14, 15, 16 and 17, value of electron gain enthalpy for second period element, value of electron gain enthalpy for second period element is smaller than, for group 14, 15, 16 and 17, the value of electron gain enthalpy for second period element is smaller than third period element. Second period element is smaller than third period element because in period 2 element electron goes into second shell. In period 2 element electron goes into second shell, which is relatively small. So electron feels significant repulsion. But period 3 elements electron goes into third shell. But in period 3 elements electron repulsion के बाद in period 3 elements electron goes into third shell. Which is larger in size. So extra electron is easily accommodated. हाँ जी, large in size, so extra electron is easily accommodated. इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको फ्लोरीन का केस बताया था पिछली क्लास के अंदर। आपको ये लिखवाया गया है कि जो पीरियड 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कायदे से ज़्यादा होनी चाहिए। भाई पीरियड 2 के बाद ही तो पीरियड 3 आ रहा है। पीरियड 2 ऊपर, पीरियड 3 नीचे, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो आप ये देखो ना, ग्रुप में किसी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। तो इस हिसाब से पीरियड 2 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा माइनस में होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज पीरियड 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। किसी केसेस में अलग एक्सेप्शन मिलेंगे, जनरल पॉइंट आपको लिखवाया मैंने। ठीक है, क्यों कम होती है? क्योंकि पीरियड 2 के एलिमेंट का साइज काफ़ी छोटा है। मैंने आपको लिखवा दिया किस किस ग्रुप में आपने ये चीज़ें पढ़नी है। 14, 15, 16, 17, 18 में नहीं। 18 तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करता। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड भी करोगे तो वहाँ पे एनर्जी नहीं रिलीज होगी, वहाँ पे तो आपको उल्टा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है ग्रुप 14 के लिए, 15 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए, और क्या लिखवाया है? पीरियड 2 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है पीरियड 3 से। क्यों? क्योंकि पीरियड 2 के एलिमेंट का साइज क्या होता है? छोटा होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एडिंग इलेक्ट्रॉन और जो एटम के ऑलरेडी वाले इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या हो जाती है? रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो पाता। पीरियड 3 में ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक एक्सेप्शन मैंने आपको पिछली क्लास में करा भी दी थी, फ्लोरीन वाली। ठीक है ना, हेलोजन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हेलोजन्स होते हैं,
पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हैलोजेंस होते हैं इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रीज़न आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका रीज़न मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। और अगर आप हेलोजन के अंदर भी बात करें तो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन के लिए तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिखवा दिया था। तो यहाँ पे किसकी होगी? क्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, जो ऑर्डर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की और कम। बट ऑर्डर बदल गया था आपका, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर था जो रॉन्ग निकला। एक्चुअल ऑर्डर इज क्लोरीन आगे आ जाएगा, फ्लोरीन बस थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है ना। अब चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली की तरफ एक बारी। ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या बताया? उस से टेपो। तो आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होना चाहिए? ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। बट ज़रा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का तो आपको बकायदा एग्जाम्पल लिखवाया मैंने। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी कम हो जाती है कि ये सबसे पीछे ही चला जाता है, ये सबसे पीछे ही चला जाता है। भाई मैंने आपको क्या बोला, पीरियड 2 के बाद जा रहा था ना वो, सॉरी पीरियड 3 के बाद जा रहा था, इसमें इतनी कम हो गई वो सबसे पीछे ही चला गया। रीज़न वही है जो आपको लिखवाया अभी मैंने आपको ये लिखवाया है कि पीरियड 2 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड 3 से ज़्यादा होती है, बट कुछ केसेस में आपको और भी अलग ऑर्डर्स मिलेंगे। तो देखो इसमें तो इतनी कम हो गई, बेचारा पीछे ही चला गया सबसे। ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कम है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है? हीलियम है। जिस सीजियम लो आयोनाइजेशन, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हीलियम हाईएस्ट। एक एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये एक एक नंबर में, कि ये तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन उठते हैं कि हाँ फोटो सेल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पड़ा था, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। हाँ उतार लो। जिस तरीके से आपने हाईएस्ट भी पढ़ लिया, लोएस्ट भी पढ़ लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी पढ़ लिया, तो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? है ना भाई, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हेलोजन की ज़्यादा है ना, हेलोजन के अंदर क्लोरीन की ज़्यादा है, तो सबसे कम किसकी होगी? हेलोजन में भी सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन की होगी। हेलोजन में से बताइए मैंने, हेलोजन में से। हाँ हेलोजन की तो सबसे ज़्यादा। और अगर मैं हेलोजन में पूछूं किसकी ज़्यादा है किसकी कम, तो आयोडीन की कम है। ठीक है, उसकी फ्लोरीन की ज़्यादा है। हाँ डेल्टा आई एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा ई जी एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ सॉरी, ये सब पहले भी लिखवाया था, दोबारा लिखवा दिया। अब आप हेडिंग डाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
इसके बाद हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी है सबसे ज्यादा पूरे प्रोडक्ट के सब लिखा होता है सामने। इलेक्ट्रॉन गेन वो तो वो हुई ना क्लोरीन की हुई ना। और सबसे कम वो तो हेलोजेंस में से नहीं पूरे प्रोडक्ट पूरे पीरियड में तो आपके वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे, एल्किली मेटल से निकल कर आ जाएंगे। हाँ, बट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो वो लूज करता तो वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपका होगा नॉन मेटल में से सल्फर। हाँ, इसका आंसर नॉन मेटल से ही निकलेगा, क्योंकि आपको वो एलिमेंट पकड़ने हैं जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, तो नॉन मेटल में से ही आंसर आएगा। हाँ, तो मेटल हटा दिया मैंने, नॉन मेटल्स में इसका आंसर आएगा। अब डालो हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखो एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट ability of an element to attract the ability of an element to attract the shared pair of electron towards itself. Shared pair of electron towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। इस टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो बॉन्डेड स्टेट में होता है, मतलब बॉन्ड बना होना जरूरी है। आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते थे तो क्या डेफिनेशन लिखते थे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब आप लोग डेफिनेशन सीख रहे थे तो क्या सीख रहे थे? तो भाई पढ़ के ही बता दो। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। आगे बोलो। एडेड इन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है एटम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, और गैसियस स्टेट के अंदर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या लिखा है मैंने? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड का बना होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 4 है। और ये जो 4 है ना, है नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही अलग बातें हैं। ये आपकी बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या सिखाया है? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इस टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी वैल्यू है 4। ये 4 आर्बिट्रली रखी गई है और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट पे बाकी सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई है। ठीक है ना, जैसे आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल 0 है और वो 0 ना आर्बिट्ररी रखी गई है, मतलब रैंडमली एक वैल्यू पकड़ा के रख दी। और 0 के रिस्पेक्ट पे, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया है। इन अ सिमिलर वे ये जो फ्लोरीन की 4 वैल्यू ये आर्बिट्ररी रखी गई है, हाईएस्ट वैल्यू, और इसके रिस्पेक्ट पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने भी है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की होती है जी आपकी 3.5, नाइट्रोजन की होती है जी 3। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ याद करा देंगे आपको, कुछ 5-6 एलिमेंट्स की आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब समझते हैं ज़रा इसको एक बारी। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया HF। ठीक है, आप मुझे ये बताएं हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा
ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो है ना अभी सेंटर में, ऑलरेडी सेंटर में है, मैंने बना के दिखा दिया, इसको हटा रहा हूँ अब, ठीक है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में, ये एलिमेंट क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। खींचेगा तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो गेन नहीं करेगा, खींचेगा सिर्फ अपने पास। अभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं, एक एटम इस वाले बॉक्स में खड़ा हुआ है और एक एटम इस वाले बॉक्स में खड़ा है, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। मैं क्या करूँगा, इसको अपने तरफ खींच लूँगा, थोड़ा यहाँ ले आऊँगा पास में, अपने पास पकड़ के रख ले लूँगा, बस अपने पास खींच लूँगा। तो इलेक्ट्रॉन लेट से भी सेंटर में रखा हुआ था, अब यहाँ आ गया, पास आ गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखा था, बट फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो थोड़ा उसकी तरफ पास चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल माइनस आ जाएगा। काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली पूरा ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बॉन्ड ही टूट जाएगा, तो वो नहीं कर रहे हम, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, पार्शियल नेगेटिव, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई है, उधर आ गई है, इधर माइनस चार्ज डेवलप हो गया, तो उतना ही प्लस चार्ज इधर भी तो डेवलप होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है। वैसे हाँ जी, करते क्यों है मैडम जी, इंडक्टिव इफेक्ट हमें पढ़ना है। मैं आपको छोटी सी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एक इंडक्टिव इफेक्ट आप आगे जाके पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर, वहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज़ हो जाता है, ठीक है। एक यूज़ तो मैंने ऐसे ही बता दिया। कुछ कंपाउंड्स आपके पोलर होते हैं, कुछ कंपाउंड्स आपके नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर आप किसकी हेल्प से बताते हो, इसी की हेल्प से बताते हो। कुछ कंपाउंड्स आपके मेटालिक होते हैं, कुछ एलिमेंट आपके मेटालिक होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक होते हैं, तो थोड़ा आप इसकी हेल्प से बताते हो। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जैसे अभी बताता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको सोच रहे होंगे कि सर ने नॉन पोलर पोलर बोल दिया, मैं अभी बता देता हूँ। देखो दोबारा से ले रहा हूँ, अब मैं HCl ले लेता हूँ, ठीक है। ये HCl लिया मैंने। अभी ये आपका जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड तो वो भी था, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। क्लोरीन हाइड्रोजन में जाहिर सी बात है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल माइनस आ जाएगा, पार्शियल प्लस आ जाएगा। अगर आप इन दोनों में पूछो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यही है, फ्लोरीन ही है, ठीक है ना। मैंने अभी सबसे पहले ही बता दिया कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन ही है, वो तो बता ही दिया मैंने आपको। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड था ना, चार्जेस क्रिएट हो गए, किसकी वजह से क्रिएट हुए, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। भाई जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया तभी तो चार्जेस क्रिएट हुए। चार्जेस के लिए एक टर्म यूज होती है, पोलैरिटी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। पोलैरिटीज क्रिएट हो गई है, पोलैरिटीज क्रिएट हो गई है, कर दी क्रिएट। आप ये बताओ जरा सोच के देख के बताओ, जब इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो गई तो काइंड ऑफ आयनिक कैरेक्टर नहीं आ गया बॉन्ड के अंदर। आयनिक कैरेक्टर में क्या होता है, सॉरी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता है। आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, है ना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आ गई, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया। यानी कि था तो पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया, यानी कि थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। तभी मैंने थोड़ी दिन पहले, या मुझे पता नहीं मैंने किस क्लास के अंदर बोला था कि जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो 100% कोवेलेंट नहीं होते, 100% आयनिक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब सुनो वापस दोबारा से, पोलैरिटी क्रिएट हो गई। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोलैरिटीज क्रिएट हो जाती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उन्हें हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको समझ में आ गया कि करते क्या है, पहली एप्लीकेशन। एक और लो एग्जांपल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, देयरफॉर देयर विल बी नो पोलैरिटी। जब कोई पोलैरिटी नहीं है तो आपका ये जो बॉन्ड है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, सही है ना, आया समझ। एक और एप्लीकेशन सुनो फिर लिखवाता हूं तरीके से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा लगा रहा हूं मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के बीच का 1.9 है तो ऐसे बॉन्ड में, मतलब भाई बॉन्ड ही तो बना होगा ना, दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 है, ऐसे केसेस में आपका जो बॉन्ड होगा 50% आयनिक होगा प्लस
50% कोवलेंट होगा। ठीक, मान लो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया 1.9 से, तो आप खुद सोचो ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इनका मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ जाएगा, चार्ज सेपरेशन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। ये जो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, जो पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा किससे? कोवलेंट कैरेक्टर से। बकायदा आप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को निकाल भी सकते हो। ठीक है ना, 3 स्केल्स पढ़वाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे हम देखेंगे, मोलिकन स्केल हो गया, पॉलिंग स्केल हो गया, सिखाएंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से कम है तो ऐसे केसेस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो लो, आपने पूछा था पढ़ते क्यों हैं, तो मैंने आंसर दे दिया। बस ये है कि ऑर्डर ख़राब करना पड़ा, मतलब ये टॉपिक मुझे बाद में पढ़ाना था, पहले पढ़ाना पड़ गया। ठीक है जी, पोलर नॉन पोलर केमिकल बॉन्डिंग में भी है और इसमें भी है। ठीक है, आधी चीज़ें तो इसी में निपट जाएगी आपकी, आधी तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें निपट जाएगी। अब लिखते हैं फटाफट से। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। क्या लिखवाया था? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद 2 केसेस लिखो, आप यही लिख लो, चलो एग्जांपल में ही। इसे नहीं, मैं अलग से लिखवाता हूँ, रुको, अलग से लिखवाता हूँ। लेक्चर नंबर कौन सा है? देखो जरा, मान लो आपने ए और बी लिया। ठीक है, आप ए और बी में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की हाई कर दो। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो जाहिर सी बात है ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल माइनस, और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल प्लस। ठीक है जी, फिर से बॉन्ड ले लो आप, ए और बी। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज़्यादा कर दो और ए कम कर दो, तो बी पे पार्शियल माइनस आ जाएगा, बी पे सॉरी ए पे पार्शियल प्लस आ जाएगा। इसे कॉपी करो। हाँ, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग दिखाता हूँ, इसे कॉपी करो, बोलो। ये कौन सा साइन बनाया? 8 लिखा है। काई, ये तो फर्स्ट चैप्टर में है पार्शियल माइनस, 8 है। नहीं नहीं, सर। देख लो। सर ये कहते हैं, ये काय तो फर्स्ट चैप्टर में ना मोलालिटी वो मोल फ्रैक्शन था जो आप कह रहे हो। ये वाला भी उतार लिया, डेल्टा आई की वैल्यू अगर इक्वल टू 1.9 है। नहीं, वो मैं तरीके से लिखो, उसको मत लिखो अभी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके उसमें लिखवाऊंगा। वो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लेते इसलिए बताना पड़ा मुझे। कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन बढ़े आगे लिखो। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें पहला पॉइंट लिखो आप लोग, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 2 कॉलम की टेबल बना लो आप। इसमें एक साइड पे आप लिख लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरे साइड में आप लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बोल रहा हूँ पॉइंट।
पहला पॉइंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, it is the property of an atom bonded by the covalent bond. अगले उसको लिखो, दूसरे वाले में पहला पॉइंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया, जो मैंने आपको बताया भी था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अगला पॉइंट लिखो, इट इज़ अ रिलेटिव वैल्यू, बोला था ना मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अगला पॉइंट लिखो, इट इज़ अ रिलेटिव वैल्यू, इट इज़ अ रिलेटिव वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर लिख लो, इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होती है? कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बकायदा, बोलो भाई, यूनिट होती है। तो लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर थर्ड पॉइंट लिख लो, इट डजंट हैव एनी यूनिट, इट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर लिख लो, इट डजंट हैव एनी यूनिट, यूनिटलेस लिख लो या एनी यूनिट लिख लो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लो, इट डज हैव यूनिट, इसकी यूनिट होती है। और कौन कौन सी बताई थी? कितनी सारी बताई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, और यू कैन से जूल पर मोल। ठीक है जी, तो डिफरेंस क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया है? हाँ 3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट जब इसका वक्त आएगा तब लिखवाऊंगा, ठीक है? बस समझा दिया, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये आपका पार्ट, इसे ये भी डेल्टा ही होता है वैसे, ये भी डेल्टा होता है, ये भी डेल्टा होता है, और ये भी डेल्टा होता है। ये तीनों ही डेल्टा हैं, इनके बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम, इसका और कम, बस ये दोनों तीनों को डेल्टा ही रीड किया जाता है। वो पार्शल, हाँ ये पार्शल में भी कह देते हैं, पार्शल कंप्लीट, मतलब पार्शल इन सेंस कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है। कंप्लीट पॉजिटिव कर दोगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव कर दोगे तो बॉन्ड भी टूट जाएगा और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप एटॉमिक साइज बढ़ाएंगे, अगर आप एटॉमिक साइज बढ़ाएंगे तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा साइज बड़ा होने की वजह से, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घट जाएगी। अबे इन्वर्स हुआ ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। ठीक, पहला डिफरेंस हो गया, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर लिखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
सेकेंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और Z दोनों में डिफरेंस होता है, Z और Z इफेक्टिव दोनों में डिफरेंस होता है। Z इफेक्टिव Z से कम होता है, कितना कम होता है, सिग्मा माइनस कर दो, वो सिग्मा ही आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बताता है। वो जो स्लेटर्स कांस्टेंट मैंने आपको लिखवाया है ना, वो आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही बताता है। ठीक, देखो जी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बढ़ा दोगे तो साइज घट जाएगा, साइज घट जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज घट जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है जी, दो हो गए। तीसरा फैक्टर लिखो, चार्ज ऑन कैटायन। थर्ड फैक्टर इज चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, थर्ड फैक्टर। कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अरे कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज, Fe2+ और Fe3+, इन दोनों में चार्ज किस में ज़्यादा है? Fe2+ पर है। Fe3+ पे चार्ज ज़्यादा है ना, तो Fe3+ ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या Fe2+ करेगा? Fe3+ करेगा। तो लिख लो, ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, greater the charge on the cation, greater the charge on the cation, greater will be the electronegativity. Greater the charge on the cation, greater will be the electronegativity. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज ऑन द कैटायन के, है ना? चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है जी, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, Fe2+ और Fe3+, किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? Fe3+ की। ठीक है जी, इसमें किसकी ज़्यादा होगी? इधर किसकी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा इसकी, फिर कम, फिर कम। ये ज़रा बताना ऑर्डर कौन सा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग है ना, छोटे से बड़ा। Mn2+ का कम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Mn7+ की ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट लिखो, चार्ज ऑन एन आयन। फोर्थ फैक्टर चार्ज ऑन एन आयन। भाई जब कैटायन के लिए बताया मैंने आपको कि कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो अनायन का तो उल्टा हो जाएगा। अनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल करेगा उल्टा, है ना? तो ग्रेटर द चार्ज ऑन द अनायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन द अनायन, lesser will be the electronegativity, lesser will be the electronegativity। यानी कि चार्ज ऑन द anion is inversely proportional to the electronegativity। Charge on the anion is inversely proportional to electronegativity। क्वेश्चन करते हैं। n-
N2 माइनस N3 माइनस, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? N माइनस की ज़्यादा होगी, इसकी कम, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा आपके एटम के ऊपर माइनस चार्ज होगा वो उतने ही डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। O माइनस और O2 माइनस में किसकी ज़्यादा होगी? अरे इंक्रीज, ये डिक्रीज। तुम डिसाइड कर लो, पहले डिसाइड कर लो तुम। O माइनस और O2 माइनस में किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो पहले डिसाइड कर लो, फिर बात करना। पांचवा लिखो फैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट लिखो उसके अंदर। अब हायर इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हायर इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर स्मॉल एस, एस ऑर्बिटल। हायर इज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, higher is the percentage of S character of element in the given compound, in the given compound, in the given compound. More closer is the S orbital to the nucleus, more closer is the S orbital to the nucleus, हाँ, more closer is the s orbital to the nucleus, more closer is the s orbital to the nucleus, and more will be the attraction for the nucleus, and more will be the attraction, and more will be the attraction for the nucleus on the electron, more will be the attraction for the nucleus on the electron, and hence higher will be the electronegativity, and hence higher will be the electronegativity, and hence higher will be the electronegativity. सुन लो जरा, ये क्या है? ये कुछ नया आया आपके लिए, ठीक है। 6 पेजेस रह गए हैं मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर के, बस उधर छोड़ दो आप। 6 पेजेस रह गए हैं, मैं अपने नोट से कराऊंगा, ठीक है। इधर देखो ज़रा, अभी नहीं पर जानने की कोशिश करना हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो केमिकल बॉन्डिंग में ही समझ में आएगा। उसका एक छोटा सा पार्ट मैं लिख रहा हूँ। एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, एक हो गई sp2 और एक हो गई sp3। s का एक ऑर्बिटल है, p का एक ऑर्बिटल है। s का एक ऑर्बिटल p के कितने हैं? s का एक p के कितने हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, मतलब एसपी के अंदर कितना परसेंट एस है, क्या बोलोगे आप लोग? 50%। यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर, और आपने बोला 50%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 33.33%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25%। तो आपको मैंने क्या बोला है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा किसी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन में, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमारे न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट सिखाया था। तो जितना ज़्यादा एस परसेंटेज होगा मतलब उसमें एस का कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे। भाई ये हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? वेट फॉर द चैप्टर नंबर 4, ठीक है। मुझे इसको देख के इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं, 50% एस है, 50% पी है, इतना तो समझ आ रहा है। 50% एस होने का मतलब क्या है कि एस में 50% इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी 50 पी में होंगे। कह सकते हैं समझने के लिए, आपको समझाने के लिए लॉजिक। तो एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे। तो
तो मतलब खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो पास है ना न्यूक्लियस के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की ज़्यादा हो जाएगी, इसमें आपका एस परसेंटेज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, उधर एस परसेंटेज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ऐसा एलिमेंट लिखता हूँ जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये लो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, सॉरी उल्टा लिख दिया, मुझे पहले ये लिखना चाहिए था। ऐसा कंपाउंड लिखता हूं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, लिख दिया। इस कंपाउंड के अंदर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 1130, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मैं लिख देता हूं कार्बन और sp, यहां पर लिख देता हूं कार्बन sp2 CH3 CH3, यहां लिख देता हूं कार्बन sp3। कार्बन की बात हो रही है, ठीक है ना। एक बार बताओ, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। तो यहां रफ में एक बार लिख देते हैं। अब देखना जरा काम क्या फर्क पड़ेगा इससे। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस कार्बन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये बेचारा H हो जाएगा भिखारी, ये H हो जाएगा भिखारी, ठीक है। और जब ये H भिखारी हो जाएगा तो ये H प्लस में कन्वर्ट होके आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। भाई मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उसको भगा दूंगा ना, सामने वाले को पैसे छीन लिए, सामने वाला तो खुद भाग जाएगा या मुझे भगा देगा। अभी आ रहा हूँ। ये जो लिखा है मैंने आपके सामने 3 कंपाउंड ऐसे लिखे हैं जिनके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, इधर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों कार्बन की, इधर इस वाले दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो ऐसे ही क्लियर हो रहा है। मैं कंसीक्वेंस बता रहा हूँ, कंसीक्वेंस। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, क्या बोलोगे आप लोग? ये तो आंसर तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। इस बेसिस पे ये वाला कंपाउंड का कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इस वाले कंपाउंड का कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इस वाले कंपाउंड का कार्बन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ठीक है। अब मैं इसका कंसीक्वेंस बता रहा हूं, ठीक है, कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखो, जो कंपाउंड जितनी आसानी से H प्लस रिलीज कर देगा ना वो उतना ही एसिडिक होगा। अभी तो उतना ही जानो, बाकी उसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, इक्विलिब्रियम। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतनी ही जल्दी H प्लस रिलीज कर देगा। अब मुझे ये जानना है इन तीनों में H प्लस किस में जल्दी निकलेगा। तो मैंने ये वाला बॉन्ड उठा लिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ले ली sp, दूसरा बॉन्ड उठा लो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ले लो, तीसरा बॉन्ड उठा लो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ले लो। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और इस H को H प्लस बना के बाहर भगा देगा, तो मतलब ज़्यादा एसिडिक हुआ। ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन बट इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा जितना स्ट्रांगली यहाँ पर हो रहा था। ये भी खींचेगा बट जितना स्ट्रांगली यहाँ और यहाँ पुल कर रहा था उतना स्ट्रांगली यहाँ पुल नहीं करेगा, तो H प्लस भी मुश्किल से निकलेगा। लेस एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, ठीक है जी। अगर मैं एसिडिटी ऑर्डर के बारे में बात करूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, सब कुछ छोड़ो, ठीक है। हाँ जी बोलो बोलो। अरे पूछते ना।
बोलो। सर वो जो एस पी है, एस में मतलब एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 है, तो उसमें नहीं, इधर तो एक ही है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही बनते हैं। तो एक एस का एक पी का कंबाइन कर रहा है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एस पी। वो बात की, अभी तो बस मैंने को आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर इस पर ध्यान देने लगेंगे तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी पूछो मैडम, पूछो। इंट्रो में कहीं पे ऐसा इंट्रो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हाँ। में आपने बताया कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, आप कह रहे हो निकल कैसे रहा है? हाँ ये तो मैडम बेस रखोगे ना उसके आगे, इसके आगे बेस रखोगे ना। अरे आप इससे H+ निकालना चाहते हो तो इसके आगे बेस रखना पड़ेगा। बेस का काम होता है प्रोटॉन खींचना, अपना आप ना छोड़ेगा ये H। तो तुम पूछोगे तो पता लगेगा ना। भाई एक बात बताओ, दिन और रात की वैल्यू रिलेटिव है ना। अगर हमारी दुनिया के अंदर रात 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 होती तो दिन की कोई वैल्यू होती? तुम्हें पता ही नहीं तो दिन कैसा है। रात के अंदर चोरी चकारी होती है, ठीक है, रात के अंदर सारे क्राइम होते हैं, भूत प्रेत भी रात को निकलते हैं, वो साइबेरियन गर्ल भी रात को निकलती है, ठीक है ना। तो आप डरे डरे हमेशा रहते ज़िंदगी भर, है ना, एक माइंडसेट ऐसा हो जाता। बट आपको पता है रात के बाद सवेरा भी आता है, तो आप बड़ा कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो रोशनी के अंदर। तो यानी कि दिन की वैल्यू किसकी वजह से है? रात की वजह से। तो ये बोलना चाहता है अगर मैं एसिडिक हूँ तो किसकी वजह से बोलेगा? सामने को बेस ला के खड़ा करो पहले। हाँ, लिटरली नहीं, सब कुछ चीज़ों को लिटरली नहीं लेना होता है, ठीक है। चलो आया समझ में? तो बता दिया ना मैंने आपको, बता दिया ना कि इसके आगे बेस रखना पड़ेगा, अपने आप नहीं रिलीज़ करेगा ये। आप इसके आगे बेस रखो, फिर किस में आसानी से H+ निकलेगा? इसमें आसानी से H+ निकलेगा। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, बोले इसको इसका सॉल्यूशन अलग, उसका सॉल्यूशन अलग। और क्या, तो बड़े पड़े थोड़े ना दूर से कोई रिएक्शन होगी। उस वहाँ पे आप एसिड रख दोगे, यहाँ पे आप बेस रख दोगे, तो कैसे होगा? एसिड जैसे HCl है, HCl की जो नेटिव स्टेट होती है वो गैस होती है। तो HCl गैस मतलब HCl गैस, ये अपनी एसिडिटी शो ही नहीं करता है, ये अपनी एसिडिटी शो नहीं करता है। कहने को ये एसिड है, ये एसिडिटी शो नहीं करेगा। टेक्निकली ये एसिड नहीं है क्योंकि ये H+ आयन नहीं रिलीज कर रहा है। आप इसको उठा के पानी में डाल दो, अब एसिड है, अब करेगा। तो आपकी लैब के अंदर जो पड़ा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, वो क्या है? HCl गैस प्लस वाटर। चलो आ जाओ वापस, ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। पहली बार अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पहली बार, पहली बार अच्छा क्वेश्चन था, वरना हर बार सर इसको 0.2 कर दे तो 0.5 कर दो, 1 कर दो। ये अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्या क्या क्वेश्चन गरम गरम क्यों लगता है? पकोड़े की पूछ लिया करो। अच्छा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़े लॉजिकल होते हैं। आज अच्छा था क्वेश्चन, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यही था सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने अभी तक इस सेशन में, यही पूछा है। आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। वरना पिछले क्वेश्चन बताऊँ क्या होता है आपके? सर इसको ऐसे कर दे तो, इसको ऐसे, सर इंसान की 2 टांगे होती 3 लगा दे तो। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, ठीक है, अच्छी बात है। गुस्सा हो गए तुम, गुस्सा हो गए मुझसे? हाँ मैं तो रहता हूँ, आपसे रहता हूँ। ग्रजेस बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है ग्रजेस। मैडम आप अपनी ना वोकैबुलरी ठीक करो, वोकैबुलरी थोड़ी हिली पड़ी है आपकी। हाँ, हेट ग्रजेस, हाँ वो गलती से 2-3 बार वहाँ पे भी निकल चुका है। हाँ अब याद नहीं है मेरे को। ग्रजेस बताओ क्या होता है? एक ट्रिक सीखो यहाँ पे पहले। देखो अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, उसको समझने से पहले बड़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है देख लो। अरे यार ये भी नहीं बता सकता, चलो बताते हैं।
कुछ अलग ही बनाते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड तो समझते, अच्छा एक बात बताना, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल है। चलो ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, जरा इधर देखो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। आपके लिए बना दिया सिंपल वर्ड्स में, वरना ये टॉपिक ही काफ़ी बड़ा है और ये टॉपिक मुझे यहीं समझाना है क्योंकि ये इसका पार्ट है ये, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हुए sp2, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हुए तो sp, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना कौन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 है sp1 है, सॉरी sp3 sp2 sp। लिखो 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 लिखो, कॉपी में लिखना है यार। तुम नाम ना ऑर्गेनिक में सीखना, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें पूछते हो उसका आंसर मैं अभी भी नहीं बता सकता। मेन चेन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब बोलोगे सर मेन चेन क्या होता है? पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बाय द वे इसमें कोई पेरेंट चेन है नहीं अभी, मेन चेन आइडेंटिफाई करता है। बोलोगे सर मेन चेन क्या है? हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। बोथ ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली, बोथ ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली। करो फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन और करवाना है। हो गया? इसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन? इसकी sp3 कैसे हो गई? sp3 इसकी है, sp2 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 अगर उसकी इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर एक्स्ट्रा बना रखा है ना, 2 बन रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। छठा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इनको अरेंज करना है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। इनको अरेंज करना है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। चौथा कार्बन ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, मतलब इन तीनों को अरेंज करना है आपने। ये तो बराबर ही है, कार्बन मैंने गलत लिखा है, रुको जरा। छठा, चौथा, हाँ मैंने गलत लिख दिया। आठवां करो इसको। चलो अब करो, इंक्रीजिंग कर दो, इन तीनों कार्बन को अरेंज कर दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। डन कराए। कार्बन 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, इसके नीचे लिख लेता हूं एक बारी। कार्बन 6 की क्या है? sp3 है। कार्बन 8 की क्या है? sp है। इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा तो c6 c4 c8, ठीक है ना। अरेंज दीज कार्बन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्या, वो नहीं समझ आया? sp2 कहाँ से आ गया? कार्बन चौथा ये रहा, तो इस वाले कार्बन से एक ही तो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रखा है, बाकी सारे तो सिंगल है, तो sp2 लिखो। अब ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। What you know? Yes. What do you know? नहीं, you said I know. ये बात कर रही है। नहीं, by the way you said I know ना, just few minutes ago. उसने बोला इंग्लिश क्लास के मैंने बोला आई नो। उस इंग्लिश की क्लास इसी I know की बात कर रहा था मैं कि आपने बोला है ना I know, बस यही पूछा था। हो देना भाई। चलो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड के अंदर। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। एंड इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज, हाँ जी, टॉप टू बॉटम ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करा था, डिफरेंस देखा है उसका, अभी स्केल्स रह गए हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इसमें लिखा नहीं ना मैंने, इसमें तो दो फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, एक न्यू शेल भी ऐड हो रही थी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज़ घटना चाहिए, न्यू शेल की एडिशन की वजह से साइज़ बढ़ना चाहिए। ये दोनों में से कौन ओवर पावर कर रहा था? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ न्यू शेल, इसलिए वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।